वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। सही बात है। ये पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचयिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तुम्हें पता हो तो एलिमेंट अनिवार्य कब था? जब वो जनन क्रिया करने में, पौधों की सामान्य वृद्धि में, इसके अलावा उपापचय जो क्रियाएं होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करने वाला हो, तभी वो अनिवार्य हो सकता है। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। जिसको याद नहीं है, जिसको मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही है, दैट मीन्स वो प्रीवियस वीडियो अच्छे से पढ़कर नहीं आया है। उदाहरणार्थ कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। भाई फॉस्फेट लगाते हो ना, लिपोफॉस्फेट जो होता है या लिपिड फॉस्फेट ग्रुप होता है, हेड एंड टेल वाला, याद आ रही है बात? हमने बनाई थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरीके से, भाई बनाई थी ना लेसिथिन का स्ट्रक्चर चैप्टर 9 में, याद आ रहा है? तो याद हो गया तुम्हें फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड होता है। उदाहरण कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में, कोशिका द्रव के परासरण दाब पे, हाँ या ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भी हमने बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में हमने बेसिकली इसकी बात करी थी। बफर कार्य करने के लिए एंजाइम से संबंधित कार्य, जैसे कि हमने Mg बोला, क्यूपर बोला, है ना, कॉपर बोला, सॉरी। वृहद अणु तथा सह एंजाइम के मुख्य संघटक का कार्य करते हैं। हर एक चीज का एग्जाम्पल अब अपन देखेंगे। ये तो हमने एक साथ बात करी है, अब अपन इंडिविजुअली इसकी बात करेंगे। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में क्रियाएं निम्नानुसार है। अब अपन इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन की बच्चों। नाइट्रोजन जो है, तुम्हें पता है कि नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट जो होता है उसके फॉर्म में हम लेते हैं, ठीक है। इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3, है ना। ये जो NO3 है बच्चों, ये ही अमोनिया से, ये हमारा अमोनिया है, एम आई राइट? NH3 अमोनिया है। अमोनिया NO2 में तब्दील होता है और NO2 से NO3 में तब्दील होकर के प्लांट इसको ग्रहण करते हैं। और ये जो बेटा जो हमारा नाइट्रोजन है, ये सबसे वृहद मात्रा में पाए जाने वाला ऐसा एलिमेंट है जो पौधों के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आ गई बात समझ में? वृहद मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। तो अमोनिया से हमने NO3 बनाया और इस NO3 ने प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। लेकिन कभी कभी इस अमोनिया से NH4 भी बन जाता है, कभी कभी इस अमोनिया से NH4 भी बन जाता है। जब अपन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये चीज़। अभी बस समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ लो, फिर नाइट्रोजन साइकिल में हम अपन बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। NH4 भी प्लांट ग्रहण कर लेते हैं डायरेक्टली। आ गई बात समझ में? तो आ जाओ देख लो। इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है, जो हमने पहली लाइन पढ़ ली। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3 के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रोजन प्लांट के द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो तुम बोलोगे मतलब स्पेशली तो NO3 माइनस के रूप में ग्रहण किया जाता है, लेकिन कभी कभी प्लांट NH3 से NH4 बना लेता है, वो भी प्लांट नाइट्रोजन के तौर पे उसको ग्रहण करता है, लेकिन बेसिकली वो NO3 के रूप में ही ग्रहण करता है। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ मात्रा में NO3 अथवा NO4 के रूप में भी ले ली जाती है। NO3 किसके रूप में ले जाएगी? NO4 के रूप में भी ले ली जाती है। क्या हमने यही बात करी है? इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों में विशेषतः कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी? जहां पर ग्रोइंग होगी। ग्रोइंग कहाँ होती है? मैस्मेटिक टिश्यूज पे होती है ना, मैस्मेटिक टिश्यूज पे। क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए नाइट्रोजन? जहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही हो। और ग्रोथ कहाँ होती है? बेसिकली ये अपना मैस्मेटिक रीजन पे होती है। तो विभाजोत्तक ऊतकों में और सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन ज्यादा होगी, वहां पर भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिएगा। नाइट्रोजन प्रोटीन में कैसे? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है ना तुम्हें? आ गई बात समझ में? प्रोटीन के अंदर आ गई। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ये तो सबको ही पता है। और विटामिन और हार्मोन का भी एक मुख्य संघटक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। देखो फॉस्फोरस, अब क्या है? दूसरा हमारा फॉस्फोरस है। पादपों द्वारा फॉस्फोरस मृदा में फॉस्फेट आयनों यानी H2PO4 और HPO4
तुम्हें याद हो तो फॉस्फेट ग्रुप हमने जोड़ा था, है ना। फॉस्फेट ग्रुप अपन कहाँ जोड़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जोड़ते हैं, एम आई राइट। ऊर्जा के अंदर एटीपी में भी जोड़ते हैं अपन, है ना, NADPH में भी जोड़ते हैं, FADH2 में भी जोड़ते हैं। तो ऊर्जा के रूप में बहुत जगह काम आ रहा है फॉस्फोरस, है ना। तो फॉस्फोरस मृदा में फॉस्फेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन, भाई प्रोटीन्स भी तो बहुत सारे होते हैं जो फॉस्फोरस से कनेक्टेड होते हैं। सभी न्यूक्लिक अम्लों में फॉस्फेट ग्रुप डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है ना फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के, और न्यूक्लियोटाइड के लिए भी संघटक है। न्यूक्लियोटाइड कब होगा, जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। कैसे, जब अपन बोलते हैं कि भैया हमें शर्करा चाहिए एक DNA को बनाने में, है ना, शर्करा चाहिए, उसके बाद में हमने बोला था हमें नाइट्रोजन क्षारक चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार चाहिए, और इसके बाद में तुमने यदि इसमें फॉस्फेट जोड़ दिया बेटा, है ना, इसमें तुमने फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये तीनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये सभी फॉस्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व होता है। अब देखो पोटेशियम यानी कि हमारा K, जिसको हमने वहां पर P से इंडिकेट किया था, ठीक है। पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोटेशियम आयन का। तो हम ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप भी तो पढ़ते हैं, और हमने बोला था पोटेशियम का तुम्हें रोल याद हो तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी हेल्प करता है पोटेशियम। इसकी पौधों की विभाज्योतक ऊतकों, मैथमेटिक में होगा, कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। बच्चों ये लाइन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, हमें याद करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हमें देखो याद भी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें वैसे ही समझ में आती है। अब ये चैप्टर में क्या है, कुछ चीज़ें हमें याद ही करनी पड़ेगी। तो इसकी पौधों में जो जहाँ पर मैथमेटिक टिश्यू होगा, जहाँ पर हमारे पर्ण होंगी, कलिकाएँ होंगी, मूल शीर्ष होगा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी वहाँ पर पोटेशियम चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जहाँ होगी वहाँ तुम्हें पोटेशियम चाहिए। तो अब कहाँ कहाँ होगी, देखो जड़ों में, जड़ फैलेंगी तभी तो खनिज तत्व का अवशोषण कर पाएंगी, तो जड़ों में ज़्यादा चाहिए पोटेशियम, है ना। पर्ण में, पत्तियों में हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, रेस्पिरेशन करना है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया होगी, तो उसके लिए भी पोटेशियम चाहिए। क्यों, स्टोमेटा चाहिए ना, स्टोमेटा से ही तो हो रहा है। पर्ण में चाहिए कैल्शियम। मूल शीर्ष पर हो गया विभाज्योतक ऊतकों, कलिकाओं में न्यू बर्ड है, न्यू बर्ड है तो समझ लो कि पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आ गई बात समझ में। पोटेशियम कोशिकाओं में घनायन या ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में भी सहायक होता है। ये तो बिल्कुल सही है ना। पोटेशियम अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ क्या चीज़ हमें चाहिए, सेल के अंदर क्या होता है पोटेशियम, बाहर क्या होता है सोडियम। तो ये धनायन और ऋणायन, जैसे तुमने एक्सॉन वाला पार्ट पढ़ा होगा ना, न्यूरॉन वाला, या पढ़ेंगे अपन, उसमें तुम एक लाइन पढ़ लेना यदि तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। शायद 21वां या 22वां चैप्टर होगा तुम्हारे इसमें। तो उसमें तुम देखोगे कि न्यूरॉन जो होते हैं, इंसानों में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें यदि ये चीज़ कार्य ना करे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये किस तरीके से काम होगा वो अपन 21वें या 22वें चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। साथ ही ये प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन, पोटेशियम। कैल्शियम, ठीक है। पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में यानी Ca+2 के रूप में अवशोषित करते हैं। इसकी आवश्यकता विभाज्योतक अथवा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। मतलब जो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो टिश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हो, उनको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाएगा। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है। विशेष रूप से मध्य पट्टिका पर कैल्शियम के पैक्टेट के रूप में। देखो बेटा, ये जो कोशिका है मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये अपनी मेटाफेजिक प्लेट है, यहाँ पर अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है कैल्शियम का। यदि ये नहीं होंगे ना तो तुम्हारा डिवीज़न कैसे होगा, तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होगी, ये मध्यम पट्टिका पर काम ही नहीं करेगा। आगे बात समझ में।
इसकी अनिवार्यता समसूत्री तर्कों के निर्माण में के दौरान भी होती है, ये भी अपन ने बात कर ली। और पुरानी पत्तियों में एकत्रित, अब देखो ये तो अपन ने इसकी बात कर ली, इसके अलावा जो ये मध्य पट्टिका वाली बात भी बोल दूं, जैसे कि तुम्हें पता है ये कोशिका विभाजन होती है प्लांट के अंदर, है ना, प्लांट के अंदर होती है, तो बीच में खांच बन जाती है और ये खांच एक तरफ इस तरफ से खींचती है, फिर एक तरफ से, तो ये जो बीच में खांच बनती है ये कौन करता है, कैल्शियम हेल्प करता है। डन। यह कोशिका झिल्लियों का सामान्य क्रिया करने में भी शामिल होती है, ये बात भी सही है। यह कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है और उपापचय कार्यों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है हमारा मैग्नीशियम। ये पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित करता है, ये अपन ने बात कर लिया था, क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह प्रकाश संश्लेषण आ गया, वह श्वसन क्रिया को, एंजाइमों को, श्वसन क्रिया की जो एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय करने में भी हेल्प करता है। और डीएनए व आरएनए के संश्लेषण में भी शामिल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपन कभी डीएनए का सिंथेसिस या आरएनए का सिंथेसिस देखेंगे तो ये मैग्नीशियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमजी क्लोरोफिल की वलय संरचना आ गया, एमजी क्लोरोफिल की वलय संरचना और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में भी सहायक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आ जाओ, गंधक। पादप गंधक को सल्फेट के रूप में लेते हैं, ये सिस्टीन व हमारे मिथियोनिन नामक अमीनो अम्लों से पाया जाता है। ये बेटा जो गंधक बोल रहे हैं ना अपन, ठीक है, गंधक जिसको अपन सल्फेट के रूप में होते हैं, इसमें सिस्टीन पाया जाता है और मिथियोनिन। ये पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया है कि सिस्टीन और मिथियोनिन मतलब कौन बना रहा है या किस में पाए जाते हैं, तुम बोलोगे जो एलिमेंट सल्फर है हमारा गंधक है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अनेक वाइटामिनों, बायोटीन, कोएंजाइम ए, फेरेडोक्सिन आदि के मुख्य संघटक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोहा, आयरन। पादप लोहा को फेरिक आयरन के रूप में लेता है, Fe3+ के रूप में। पौधों को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, यह फेरिडोक्सिन अथवा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं साइटोक्रोम और फेरिडोक्सिन, है ना। नहीं, शायद आप पढ़ेंगे अपन फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में ये संलग्न रहते हैं। Fe का बहुत ज़्यादा रोल है बेटा, कहाँ पर, जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये अपकमिंग चैप्टर्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe+2, Fe+3 के रूप में वितरित ऑक्सीकरण होता है। ये कैटेलिस एंजाइम को सक्रिय कर देता है, जो कैटेलाइजिंग का काम करता है, कैटालिसिस का काम करता है, उनके एंजाइम्स को ये क्या करते हैं और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं और पर्णहरित के निर्माण के लिए ये अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। ये मैग्नीशियस आयन Mn के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन व नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर, देखो बच्चों जब तुम अभी ये पढ़ोगे ना मेरे साथ फोटोसिंथेसिस, तब तुम्हें पता लगेगा कि जो H2O है वहाँ पर ये Mn डालेंगे ना, मैग्नीज, ये अपन ने इतनी देर से वो पढ़ा ना, Mn डालोगे ना तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन में जो है तब्दील हो जाता है। ठीक है, H+ में, सॉरी, ठीक है, ये इस तरीके से तब्दील हो जाता है। ये तो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे किस में, फोटोसिंथेसिस के दौरान। जिंक, पादप जिंक को Zn आयन के रूप में ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं। यह विविध एंजाइमों को कार्बोक्सिलेज की तरह सक्रिय करते हैं। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीन संश्लेषण में भी होती है। अब देखो तांबा क्या कह रहा है, ये क्यूप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है। ये पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य है। आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। कॉपर, लोह की तरह ये भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है और यह भी विपरीत दिशा में Cu+ से Cu2+ के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बोरोन क्या है हमारा, यह बोरोन जो है Bo3+- और B4O7 के आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है।
इसकी अनिवार्यता कैल्शियम को ग्रहण तथा उपभोग करने और झिल्ली की कार्यशीलता उपयोग करने और झिल्ली की कार्यशीलता या पराग अंकुरण कोशिका दीर्घीकरण कोशिका विभेदन और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में की जाती है, यानी कि इसका बहुत सारा रोल है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट, मॉलिब्डेनम। पादप इसे मॉलिब्डेट आयन MoO2+ के रूप में भी ग्रहण करता है। यह नाइट्रोजन उपापचय अनेक एंजाइमों जैसा कि नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के रूप में, मतलब जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे जो नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम होगा उसके ये मुख्य घटक के कार्य के रूप में कार्य करता है मॉलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्लोरीन। इसे क्लोराइड आयन भी कहते हैं या क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं के विलय की सांद्रता व एनायन कैटायन संतुलन यानी पॉजिटिव और धनायन या ऋणायन के रूप में जो एक बैलेंस करता है, किसमें, एक कोशिका के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, वो उसमें क्लोरीन इनको हेल्प करता है। ये प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है और इसमें ऑक्सीजन का निकास भी होता है। आज हमने देखा कि जो पोषक तत्व हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। आशा करती हूँ कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।